आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जीआरएफ के साथ साथ किसी वनडे एग्जाम, यूपी ट्रिपल एस से, लेखपाल, वीडियो, यूपी बीएड एंट्रेंस अथवा किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो साथियों आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 51, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का शब्द। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया होगा विकल्प ए संस्कृत तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 53 है कि खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत की बोलियां हैं? तो आप जानते हैं कि खड़ी बोली व ब्रज भाषा हिंदी की पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। केवीएस पीएचडी 2014 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इसे हिंदी की शैली आप नहीं मानते हैं? तो संस्कृत निष्ठ हिंदी, दक्षिणी हिंदी और हिंदुस्तानी हिंदी हिंदी की शैलियां हैं, जबकि मसनवी या हिंदी की शैली नहीं है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। केवीएस पीएचडी 2014 का पूछा गया प्रश्न है। और साथियों इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं या तो विगत वर्ष परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है अथवा परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम क्या है? दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली इसमें से कौन सी है? और आपने सेलेक्ट कर लिया खड़ी बोली विकल्प सी को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 है कि विद्यापति के पद किस भाषा में रचित पद हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और विद्यापति के पद लिखे गए हैं मैथिली भाषा में, इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। केवीएस पीएचडी 2014 का पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली जो विशेष शब्दावली होती है उसे क्या कहा जाता है? और आपने इस प्रश्न का जवाब परिभाषिक शब्दावली चुना, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि परिभाषिक शब्दावली किसके लिए होती है? तो परिभाषिक शब्दावली जो होती है वह ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए होती है। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने भाषा वैज्ञानिक विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। पीएचडी 2014 का पूछा गया है केवीएस में। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से होता है? वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से होता है? और आपने इस प्रश्न का जवाब, मुझे उम्मीद है कि वस्तुनिष्ठ शैली विकल्प बी का चयन किया आपने, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो कथन उचित नहीं है उसे छांटिए। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब आपको चयन करना है। तो जो कथन उचित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो एक भाषा में प्रकट किए गए भावों व विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। यह तो सही कथन है। अनुवाद के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब तक आप दो भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप अनुवाद नहीं कर सकते हैं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का जो है गलत कथन है।
बाकी जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। अनुवाद शब्द का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन का पर्याय है। तो ये सारे विकल्प सही हैं। बी विकल्प इसमें सही नहीं है, क्योंकि एक भाषा के ज्ञान से आप कभी भी अनुवाद नहीं कर सकते। तो विकल्प बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में दिए गए अंग्रेजी शब्दों का हिंदी परिभाषिक शब्द आपको छांटना है। प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर आपने क्या चुना? विकल्प अगर आपने सी चुना, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा, तो राइट आंसर है आपका। एडिटर शब्द का आपको बताना है। एडिटर शब्द जो आपका है यह संपादक होता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। इसी तरह से ट्रेनिंग का होता है प्रशिक्षण। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। इस ट्रेन से रेल मत समझ जाइएगा, TRAIN रेल का चालन। तो साथियों ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण। रिजर्वेशन का आपको बताना है। तो रिजर्वेशन शब्द जो है वह आरक्षण के लिए प्रयुक्त है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न अपॉइंटमेंट का आपको बताना है और इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प कौन सा चुना? ए नियुक्ति। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रजिस्ट्रेशन शब्द बताना है। तो रजिस्ट्रेशन का सही विकल्प क्या होगा? पंजीकरण। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसमें संचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही बात है। विदेशी कार्यक्रम भी भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त किए जा रहे हैं, जिसमें पात्र और दृश्य विदेशी हैं, केवल भाषा भारतीय है। यह भी कथन सही है। विदेशों में भारतीय कार्यक्रमों को भारतीय पात्र और कथानकों के साथ वहां की भाषा में प्रसारित किया जाता है। यह भी कथन सही है। लेकिन संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, यह कथन सही नहीं है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? तो दृश्य श्रव्य काव्य का अभिप्राय बनेगा ऐसा जो काव्य जिसे सुना और देखा दोनों जा सके, देखने के साथ साथ सुन भी सकें, तो वह दृश्य श्रव्य काव्य होता है। जैसे मूवीज आप देखते हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए, इसका आपको जवाब बताना है। तो आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, सहृदयता होनी चाहिए, लेकिन ईर्ष्या की भावना से आलोचना नहीं की जानी चाहिए। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। 2014 KVS के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। KVS PhD 2014 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित करिए। तो इस प्रश्न का जवाब, अगर आपने संचार का माध्यम नहीं है तो इसमें अगर आपने विकल्प डी चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इसमें से जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित करिए। तो प्रश्न संख्या 72 में अगर आपने जो है दूरदर्शन सेलेक्ट किया तो राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि आप किस कथन को असंगत मानते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। आप एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने में अनुवाद पुल का कार्य करता है, यह कथन सही है। पहुंचाने के माध्यम से संचार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है, तो यह भी कथन सही है। और अनुवाद में अनु का अर्थ पहले लिखना, वाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना,
यह कथन सही नहीं है। बाकी एक भाषा में व्यक्त भावों और विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। विकल्प डी भी सही है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। बाल साहित्य के विषय में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। और प्रश्न संख्या 74 का अगर आपने राइट आंसर वह बालकों द्वारा लिखा जाना चाहिए, यह कथन सही नहीं है। बाकी उसकी भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए, बालकों के लिए प्रेरणापद होना चाहिए और वह मनोरंजक और रोचक होना चाहिए, ये सारे कथन सही हैं। अगला है कि पत्रकार मोरिस फोगस के अनुसार समाचारों के पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनता है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प बी संवाददाता चुना है तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न संख्या 76 का अगर राइट आंसर आपने सिलेक्ट किया विकल्प ए को तो राइट आंसर है आपका विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न संख्या 77 है कि समाचार का प्रमुख तत्व क्या है। समाचार का प्रमुख तत्व क्या है। और इस प्रश्न का राइट आंसर सत्य एवं नवीनता अगर चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने रिपोर्टर सेलेक्ट किया तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो रिपोर्टर बनने के लिए आपको सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार होना चाहिए, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है। और इस प्रश्न का जवाब आपने अगर विकल्प बी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने चित्र सेलेक्ट किया तो राइट आंसर है। संदेश, वाचन और संगीत ये रेडियो तत्व में आएंगे, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है। और इस प्रश्न का जवाब रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभावों में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संचार के दो प्रमुख रूपों मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसे आपको छांटना है। तो इसमें इन दोनों माध्यमों में संचार क्षेत्रों में अभूतपूर्व गति आई है, सही है। मुद्रित माध्यम लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकाश में आया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम 20वीं सदी की देन है, यह भी सही है। वैज्ञानिकों की सूझबूझ से दोनों माध्यम अस्तित्व में है, यह भी सही है। ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे, यह कथन गलत है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है। संचार माध्यम का प्रमुख प्रयोजन सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनपेक्षित और कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है। और जवाब हो जाएगा इसका विकल्प डी कर्म समाचार, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प डी राजभाषा को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प डी को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है, वर्ग का पंचमा अक्षर।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं होता है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी चुन लिया, शून्य पठनीयता। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प डी सेलेक्ट किया, निम्नलिखित, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि टीवी चैनलों पर कमर्शियल ब्रेक से क्या तात्पर्य है। टीवी चैनलों पर कमर्शियल ब्रेक का अर्थ होता है विज्ञापन। विकल्प 20 का राइट आंसर है। एनवीएस पीएचडी 2014 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है। तो इस प्रश्न का जवाब आपने सही जानकारी विकल्प डी चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि खसखुरा या गुरखाली भाषा है। खसखुरा या गुरखाली भाषा है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए नेपाल की राजभाषा को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया पश्चिमी हिंदी में बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी आती हैं। बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि की नहीं है। तो अवधि की ध्वनि इसमें क न म है, जबकि ड़ यह अवधि की ध्वनि नहीं है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, सरल हो जाती है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती है, तो क्या रहती है। विकल्प ए निश्चितता रहती है। यहां पर निश्चितता भरा जाएगा। अगला प्रश्न, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यवहार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। तो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई है अरमाइक लिपि से। सी विकल्प इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 99 है कि हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण कार्य करने वाली संस्था का नाम क्या है, और इस प्रश्न का जवाब वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। और अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने काका कालेलकर को चुना, तो ए विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र क्या था, और उत्तर में आपने श्रीरामपुर सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, आज की पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।